Hello everyone, welcome back to JK Meritorious Academy. I hope you are all doing well. चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ सेशन ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका एरिस्टोटल, बी है प्लेटो, सी है सोक्रेट्स एंड डी है आपका मिकेवेली. आई होप आपने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा. तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो. प्लेटो जो है इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है. ये आपके एक आइडियलिस्टिक थिंकर हैं. आइडियलिस्टिक थिंकर वो होते हैं जिनकी थ्योरीज जो है आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं. सो प्लेटो जो है इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलॉसफी बोला जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ऐसे थिंकर थे जिन्होंने एक सिस्टमेटिक थ्योरी दी थी आइडियल स्टेट की. इन्होंने बताया था कि एक आइडियल स्टेट कैसी होती है, आइडियल स्टेट में जस्टिस कैसे होगा, वहाँ पे रूल कौन करेगा. इन्होंने थ्योरी ऑफ सोल जो है उसके बारे में बताया अपनी बुक द रिपब्लिक में. ठीक है. सो इसीलिए जो है इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो बोला जाता है. ठीक है. सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर. प्लेटो आइडियल स्टेट इज़ बेस्ड ऑन विच वर्चू. प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है वो किस वर्चू के ऊपर बेस्ड है? आपके पास ऑप्शन है ए लिबर्टी, बी इक्वलिटी, सी जस्टिस, डी पावर. आई होप इसका भी राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस. प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है वो जस्टिस के ऊपर बेस्ड है. इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में दो कंसेप्ट बताए. एक तो इन्होंने बोला फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और दूसरा इन्होंने बोला नॉन इंटरफेरेंस. ओके. नॉन इंटरफेरेंस. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में कहते हैं कि ईच पर्सन इज परफॉर्मिंग टास्क अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल एप्टीट्यूड. एक पर्सन में जैसा उसका नेचुरल एप्टीट्यूड है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको अपना काम करना चाहिए, अपना टास्क को परफॉर्म करना चाहिए. जैसे कि ये अपनी थ्योरी ऑफ सोल में बताते हैं कि थ्योरी ऑफ सोल में इन्होंने क्या किया, मिथ ऑफ मेटल के बेस पे जो है इन्होंने सोल को जो है डिवाइड किया. ये मानते हैं, इनका मानना है कि हर एक इंडिविजुअल की जो सोल है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है. ठीक है. इसी क्वेश्चन में हम थ्योरी ऑफ सोल और जस्टिस दोनों समझ लेंगे. ये थ्योरी ऑफ सोल के बारे में पहले हम समझते हैं. ये मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो सोल है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है. रीज़न से, ठीक है, स्पिरिट से, या करेज भी बोल सकते हो, या डिज़ायर, या फिर एपिटाइट भी आप बोल सकते हो. जिनमें रीज़न है इन्होंने इसको बोला कि ये क्या है, गोल्डन क्लास है. इसको इन्होंने कौन से मेटल के साथ कंपेयर किया? गोल्ड के साथ. और जिनमें स्पिरिट या फिर हम बोलें जिनमें करेज ज़्यादा है तो ये इन्होंने इसको बोला ये कौन सा मेटल है, ये सिल्वर मेटल है. और जिनमें डिज़ायर ज़्यादा है वो कौन सा मेटल है आपका? ब्रोंज मेटल है. ठीक है. इन्होंने बोला जिसमें रीज़न ज़्यादा है ना, जिस पर्सन में रीज़न ज़्यादा है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है, विजडम नॉलेज ज़्यादा है, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? उस इंसान को रूल करना चाहिए, उसे लीडरशिप करनी चाहिए. जैसे कि उन्होंने फिलोसफर किंग के बारे में बोला कि फिलोसफर किंग को क्या करना चाहिए? रूल करना चाहिए. क्योंकि फिलोसफर किंग में क्या होगा? बहुत ज़्यादा रीज़न होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी. ठीक है. दूसरा इन्होंने बोला करेज, जिसमें करेज बहुत ज़्यादा है. ठीक है. वो कौन सा मेटल है? सिल्वर मेटल है. उसको सिल्वर के साथ इन्होंने कंपेयर किया और बोला कि जिसमें करेज ज़्यादा है उसको सोल्जर बनना चाहिए, सोल्जर क्लास. इन्होंने बोला कि उसे क्या करना चाहिए? कंट्री को डिफेंड करना चाहिए. अगर कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो उसमें उसे क्या करना है? अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, क्योंकि उनमें क्या है? करेज डोमिनेट कर रहा है. और एक थर्ड क्लास उन्होंने बताई, थर्ड नंबर पे एक क्लास बताई जिसको उन्होंने कहा कि ये कौन से मेटल के साथ कंपेयर किया? ब्रोंज के साथ. और बोला कि ये कौन सी क्लास है? एपिटाइट क्लास. जहाँ हम बोले जिनमें डिज़ायर ज़्यादा है, लस्ट ज़्यादा है, जिसमें जो है खुद को जो है अपने आप को सेटिस्फाई करने में जो लोग लगे रहते हैं, जिनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए. तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर हैं उसको जो है प्रोडक्शन क्लास बनना चाहिए, उसको कंट्री के लिए क्या करना चाहिए? प्रोड्यूस करना चाहिए. ये इन्होंने जो है अपनी थ्योरी ऑफ सोल की जो है कंसेप्ट बताया था कि क्या क्या चीज़ें जो होनी चाहिए. अभी ये आपको समझ आ गया होगा थ्योरी ऑफ सोल. अभी इसी के ऊपर जो है इन्होंने जस्टिस बताया कि जस्टिस क्या है कंट्री के अंदर. तो फंक्शनल
स्पेशलाइजेशन में ये कहते हैं कि हर एक इंसान को अपना टास्क जो है अपने एपिटाइट के अकॉर्डिंग जो है, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो करना चाहिए। जैसे जिसमें रीज़न ज़्यादा है ना, तो वो क्या करेगा, वो लीडरशिप करेगा, ठीक है। जिसमें करेज ज़्यादा है वो कंट्री को डिफेंड करेगा, और जिसमें डिज़ायर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंट्री के लिए प्रोड्यूस करेगा। ऐसा कर, अगर हम लोग ऐसा करें, इनको रीशफल कर दें, अगर करेज, जिसमें करेज ज़्यादा है उसको हम रूल करने के लिए बिठा देंगे, ठीक है, तो क्या वो एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर अच्छे से रूल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें तो करेज ज़्यादा है ना, उसमें रीज़न तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर उसमें रीज़न नहीं है, सोचने समझने की जो है क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो कैसे रूल कर सकता है, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो तीनों लोग हैं, ठीक है, ये जिनमें तीनों चीज़ें जो है डोमिनेट कर रही हैं, जिसमें रीज़न, करेज या डिज़ायर डोमिनेट कर रही है, इन तीनों को जो है अपने नेचुरल एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही टास्क को परफॉर्म करना चाहिए। जिसमें रीज़न है वो रूल करे, जिसमें करेज है वो कंट्री को डिफेंड करे, और जो जिसमें डिज़ायर ज़्यादा है वो कंट्री के लिए प्रोड्यूस करे, वो प्रोडक्शन क्लास बने। और ये जो तीनों क्लास जब विदाउट एनी इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अदर्स, जब ये तीनों जो है किसी के साथ आपस में जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं और अपना काम जो है वो प्रॉपरली करते हैं, अपना टास्क जो है प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं, इसी को ये कहते हैं कि यही क्या है, जस्टिस है। यही क्या बनाता है, एक जस्ट स्टेट बनाता है, एक आइडियल स्टेट बनाता है, ठीक है। आई होप जो है आपको इसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, इनकी थ्योरी ऑफ सोल के बारे में भी और इनकी जस्टिस के बारे में, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। पर ये एक चीज़ और बोलते हैं जस्टिस में, बोलते हैं ये तीनों जो है अपना अपना काम करेंगे अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, बट रीज़न वाला जो मैन है, जिसमें पर्सन में रीज़न ज़्यादा है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, विजडम ज़्यादा है, वो हमेशा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा जो आपकी करेज क्लास है, और जो आपकी डिज़ायर क्लास है, ठीक है, इन पे क्या करेगा, हमेशा डोमिनेट करेगा, क्योंकि उसमें क्या है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा, उसमें विजडम ज़्यादा है, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द प्रिवेंटेड फॉर्म ऑफ मोनार्की। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट फॉर्म है, प्रिवेंटेड फॉर्म है मोनार्की की। ऑप्शन है आपके पास एरिस्टोक्रेसी, बी ऑप्शन है आपके पास पॉलिटी, सी ऑप्शन है ओलिगार्की, एंड डी ऑप्शन आपकी टायरनी, ठीक है। सो आई होप आपने इसका राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटी, ठीक है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अभी एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो इन्होंने 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया, इन्होंने क्लासिफिकेशन दी गवर्नमेंट के बारे में। जहाँ हम बोले थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने 6 क्लासिफिकेशन दी, कि इन्होंने बोला कि 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। 3 तरह की इन्होंने गुड गवर्नमेंट बोला और 3 तरह की इन्होंने बैड बोला, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में इन्होंने रखा मोनार्की को, ठीक है, जो गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कहते हैं कि गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन रूल करता है बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये कह रहे हैं कि ये क्या है, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट कहते हैं कि अगर मोनार्की फेल हो जाती है, किसी कंट्री के अंदर मोनार्की फेल हो जाती है, तो क्या आ जाती है, टायरेनी आ जाती है। मतलब एक टोटलिटेरियन रूल हो आ जाता है, जो एक आर्बिट्रेरी बेस, एक सिंगल पर्सन जो है कंट्री के अंदर क्या करने लगता है, रूल करने लगता है फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंट्री के हित में नहीं सोचता है। तो ये कैसी गवर्नमेंट है, एक बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, टायरेनी। दूसरी क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया, दूसरी क्लासिफिकेशन इन्होंने बोला कि एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, फ्यू पीपल्स जो हैं वो रूल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। बट ये कहते हैं कि अगर एरिस्टोक्रेसी फेल हो जाती है तो उसकी वजह से उसके बाद में क्या आ जाती है, ओलिगार्की आ जाती है। यहाँ पे भी क्या होते हैं, कुछ रिच जो है, फ्यू रिच पीपल जो है रूल करने लगते हैं यहाँ पे फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वो रूल करने लगते हैं। और इसको भी ये क्या कहते हैं, ये बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड कैटेगरी में वो कहते हैं कि एक पॉलिटी है, एक कंट्री में एक पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये बेस्ट कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, यह भी आपको मैं बताऊंगी। और ये कहते हैं अगर किसी कंट्री में पॉलिटी फेल हो जाती है तो क्या आ जाती है,
उसके बाद डेमोक्रेसी आ जाती है। और ये कहते हैं डेमोक्रेसी जो है ये बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैनी पीपल रूल करते हैं और वो मैनी पीपल इग्नोरेंट पीपल जो हैं वो रूल करते हैं फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो रूल करते हैं मैनी पीपल, और इग्नोरेंट होते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए ये जो है डेमोक्रेसी को बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। बट ये इन सभी 6 क्लासिफिकेशन में से पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं यहाँ पे पॉलिटी में मैनी पीपल रूल करते हैं, बट मैनी पीपल रूल करते हैं मिडिल क्लास, मैनी मिडिल क्लास पीपल यहाँ पे रूल करते हैं, जिनमें क्या होता है रीज़न होता है, जो कैसे होते हैं एलाइट पीपल होते हैं, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो ये है 6 क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल की के क्लासिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हु सेड मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि किसके अकॉर्डिंग, जो किसने कहा है कि मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि एक इंसान जो है वो अपने डे टू डे लाइफ में जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। उसको सरवाइव करने के लिए वो अकेला सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, उसको अपने डे टू डे लाइफ में जो है दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए हमेशा दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन है आपके पास प्लेटो, बी ऑप्शन है एरिस्टोटल, सी ऑप्शन है हॉब्स एंड डी ऑप्शन है जे.एस. मिल। आई होप आपने राइट आंसर इसका मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन जो है वो नेचुरली जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है, अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। वो जो नेचुरली जो है उसमें जो है एक सोसाइटी के अंदर जब वो रहता है तो पॉलिटिकल एक करेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है एक नेचुरली जो है उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, क्योंकि एक इंसान जो है वो किसके अंदर रहता है, एक सोसाइटी के अंदर ही रह सकता है। वो कहता है कि अगर एक इंसान एक स्टेट के अंदर या एक सोसाइटी के अंदर नहीं रह रहा है तो वो क्या है, जहाँ तो वो वीस्ट है, ठीक है, जहाँ फिर वो क्या है गॉड है, ठीक है। अगर उनकी नज़र में एक इंसान वही है जो एक सोसाइटी के अंदर रह रहा है, ठीक है। अगर एक इंसान सोसाइटी से बाहर रह रहा है, उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो जहाँ तो वो बीस्ट है, जहाँ फिर वो क्या है गॉड है, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5th की ओर। इन ए प्लेटोज क्लासिफिकेशन हु शुड रूल द आइडियल स्टेट। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, पर मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ। ए है आपका वॉरियर, बी है मर्चेंट, सी है फिलोसफर किंग, डी है आपका सिटीजन। सो जो प्लेटोज की क्लासिफिकेशन है आइडियल स्टेट में किसको रूल करना चाहिए, सो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है फिलोसफर किंग। ये कहते हैं कि फिलोसफर किंग को जो है रूल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि फिलोसफर किंग में जो है रीज़न जो है डोमिनेट करता है। फिलोसफर किंग जो है अगर आप उनकी एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो फिलोसफर किंग जब एक इंसान 50 ईयर्स का हो जाता है उसकी एजुकेशन सारी कंप्लीट, मतलब देखो एक इंसान जो है बर्थ के बाद उसने क्या किया, सिर्फ वो एजुकेशन ही ले रहा है, ठीक है, एजुकेशन में ही इन्वॉल्व है, अदर चीज़ों में उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 50 की एज में जब वो आ गया, जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, अभी वो जाकर क्या बन गया, फिलोसफर किंग बन गया है, ठीक है। उनका अगर हम एजुकेशन सिस्टम अगर प्लेटो का देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम है उनका। फर्स्ट स्क्रीनिंग अगर हम देखते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट देखते हैं तो 20 की एज में उनका होता है। तो 20 की एज में जाके जो है जो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, जो उसमें पास हो जाते हैं, उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो वो आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, ठीक है, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। लेकिन जो फेल हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, प्रोड्यूसिंग क्लास बन जाते हैं। और जो फिर नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं हम एट द एज ऑफ 30 की एज में जब टेस्ट होता है तो उसमें जो पास हो जाते हैं वो फर्दर स्टडी करते हैं फिलोसफर किंग बनने के लिए। लेकिन अगर कोई फेल हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो सोल्जर क्लास बन जाते हैं, उनको कहते हैं कि इनमें क्या है करेज ज़्यादा है। और जो 50 तक पूरी स्टडी करते रहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम में पास हो जाता है उसको वो बोलते हैं कि ये क्या बनेगा, उसको क्या बना दिया जाता है, फिलोसफर किंग बना दिया जाता है जब वो एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनका एजुकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके एजुकेशन सिस्टम को भी। बट अगर आप देखें तो फिलोसफर किंग
को क्यों रूल करना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि उनमें रीज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी उसमें 50 की एज में वो आ गए हैं, तो उसमें क्या है, लस्ट नहीं है, उनमें डिज़ायर नहीं है। तो फिलोसफर किंग, इनका मानना है कि फिलोसफर किंग क्या होगा, करप्ट नहीं होगा, और जो करप्ट नहीं होता है वही क्या कर सकता है, अच्छा रूल कर सकता है, अपनी कंट्री के हित के बारे में सोच सकता है, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोच सकता है। तो इसीलिए किसको रूल करना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, फिलोसफर किंग को। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये अभी मैं पीछे क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, पॉलिटी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग जो है मैनी पीपल रूल करेंगे, मिडिल क्लास पीपल रूल करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज प्राइमरली मेंट फॉर। सो इसका राइट इसके पास ऑप्शन है आपके, इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री ट्रेनिंग, मोरल डेवलपमेंट, प्रोड्यूसिंग वर्कर। सो प्लेटो को जो कंसेप्ट है एजुकेशन का, ये इसका मेनली क्या मकसद है, इसका क्या गोल है। सो इसका मेनली क्या मोटिव है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोरल डेवलपमेंट। प्लेटो का मानना है, प्लेटो चाहते थे कि जो ये आइडियल स्टेट के लिए प्लेटो जो है वो अपने एजुकेशन सिस्टम से जो है एक मोरल और फिलोसफिकल डेवलपमेंट जो है इंसान में पैदा करना चाहते थे, जिससे क्या हो सके, वो एक आगे चल के एक फिलोसफर किंग बन सके। फिलोसफर किंग बनेगा तो जिससे क्या होगा, एक आइडियल स्टेट बनेगी, एक जस्ट सोसाइटी बनेगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, एक मॉरल डेवलपमेंट होना जो है कंट्री एक इंसान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ वर्चू लाइज इन, एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है वर्चू का वो कहाँ लाइज करता है। ए ऑप्शन है एक्सट्रीम में, बी है प्लेजर में, डी है सी है गोल्डन मीन, एंड डी है आपका डिज़ायर। सो आई होप इसका राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन मीन्स। अभी प्लेटो का एरिस्टोटल का गोल्डन मीन्स क्या है। गोल्डन मीन्स में ये कहते हैं कि एक मिडल पाथ को चूज़ करो, ठीक है, चूज़ मिडल पाथ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, चूज़ मिडल पाथ, एक बीच का रास्ता आप लोग क्या करें, सिलेक्ट करें। ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सट्रीम में होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में होना वो भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है तो वो भी क्या करती है, आपको नुकसान दे सकती है। और कोई चीज़ आपके पास है ही नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी है, तो वो भी आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो इसलिए ये कहते हैं कि एक मिडल वाला पाथ, एक मिडल वाला पाथ आप चूज़ कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसी को ये कहते हैं, मिडल पाथ को ये अपना गोल्डन मीन कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक वॉर रहने दीजिए, मान लीजिए 2-3 फ्रेंड्स के बीच में क्या चल रही है, कुछ लोगों के बीच में फ़ाइट हो रही है, ठीक है, और आपका फ्रेंड उस फाइट में इन्वॉल्व है। तो आप क्या करोगे, अगर आप में बहुत ज़्यादा करेज है ना, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को बचाने के लिए भागोगे और लड़ने जाओगे, ठीक है। और एक केस तो ये हो गया, क्योंकि आप में करेज बहुत ज़्यादा था, आप क्या गए, लड़ने गए। जब आप लड़ने गए वहाँ पे अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए गए, तो बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि क्या हो गया, पुलिस आ गई, आपको अरेस्ट करके ले गई, ठीक है। और डी ऑप्शन में अगर आप देख रहे हो, अब नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें कि अगर आप में क्या है, फाइट हो रही है आपके फ्रेंड की किसी के साथ, लेकिन आप में करेज नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, तो आपने क्या देखा कि मेरे फ्रेंड की फ़ाइट हो रही है, अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो मुझे भी मार पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से भाग जाओगे, क्योंकि आपके पास तो हिम्मत ही नहीं, आपके पास करेज नहीं है, तो आप भाग गए। आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को वहीं पे ही लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपकी फ्रेंडशिप जो है वहाँ पे ख़त्म हो गई अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, ना ही एक्सट्रीम का, ना ही डेफिशिएंसी का। अभी मिडल पाथ क्या है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, कि आप क्या करो, सबसे पहले रीज़न का यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है, रीज़न का यूज़ करो, सोचो समझो, ठीक है। उन दो लोगों की जो फाइट हो रही है, दोनों को पहले तो उस फाइट में जाओ, आराम से जाओ, उनके साथ बात करो कि किस
रीज़न पे जो है उनकी फ़ाइट हो रही है, उनसे बातचीत करके अगर सिचुएशन जो है संभलती है तो उसको आप क्या करो, संभालने की कोशिश करो। ये एक बेस्ट मीन है, यही क्या है एरिस्टोटल का एक गोल्डन मीन है, एक मिडल पाथ आपने चूज़ किया। ना तो आपने फाइट की, ना ही आप भागे, आपने क्या किया, दोनों के बीच में जाके क्या बन गए आप, नेगोशिएटर बन गए हो आप एक, ठीक है, एक नेगोशिएटर बन गए हो। क्या कर रहे हो आप, दोनों के बीच में एक सुलह करवाने की, एक एग्रीमेंट करवाने की क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। तो ये एक बेस्ट वे है, इससे क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इससे क्या होगा, फाइट रुक जाएगी, ठीक है, और आपकी फ्रेंडशिप भी क्या होगी, ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा एरिस्टोटल का गोल्डन मीन। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की गोल्डन मीन को। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में, विच बुक कंटेन प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है ये किस बुक के अंदर है। सो मैं स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुकी हूँ, पर आप भी अपना राइट आंसर मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है द पॉलिटिक्स, बी ऑप्शन है द रिपब्लिक, सी ऑप्शन है एथिक्स एंड डी ऑप्शन है लॉ। सो राइट ऑप्शन आपने मार्क कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, द रिपब्लिक। रिपब्लिक में इन्होंने अपनी आइडियल स्टेट्स के बारे में थ्योरी दी है। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एरिस्टोटल बुक पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन। जो एरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स, ये कितने इज़ बेस्ड ऑन हाउ मैनी, स्टडी ऑफ हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, कितने कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने स्टडी की है इसके बारे में आपको बताना है। ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 158 एंड डी ऑप्शन है 120। सॉरी, यहाँ पे जो है 158 है, ठीक है। सो आई होप आपने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका यही है 158। एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और इसके बेस्ड पे ही इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दिया, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 6 क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ पे ही आपके MCQs आज के 10 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ जो है MCQs की कंटिन्यू रहे फॉर JKPSC 10+2 लेक्चरर पोस्ट के लिए, ये MCQs हमने प्रिपेयर किए हैं, बट अदर एग्ज़ाम के लिए भी जो है ये बेनिफिशियल रहेगा, चाहे SSC हो, UPSC हो, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो यही था आज का सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और MCQs के साथ। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।